दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। इसलिए है क्योंकि यह संभव नहीं जान पड़ता कि इन दिशा निर्देशों के जारी हो जाने मात्र से कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का प्रवेश लेना छोड़ देंगे या फिर बढ़ा चढ़ाकर दावे नहीं करेंगे। यदि कोई छात्र 16 वर्ष के पहले ऑनलाइन कोचिंग करता है तो क्या इसे रोकना संभव होगा? प्रश्न यह भी है कि यदि 16 वर्ष से कम आयु का कोई छात्र कोचिंग की सेवाएं लेना चाहे तो क्या इसे रोकना उचित होगा? यह ध्यान रहे कि अभी तमाम छात्र हाई स्कूल पास करते ही कोचिंग करने लग जाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। इनमें से कई छात्र 16 वर्ष से कम आयु के होते हैं। देश में कोचिंग ने जिस तरह एक उद्योग का रूप ले लिया है उसे देखते हुए कोचिंग संस्थानों का नियमन करने की आवश्यकता है। लेकिन इसी के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर कोचिंग संस्थान इतनी तेजी से क्यों पनप रहे हैं। क्या इसका एक बड़ा कारण यह नहीं है कि स्कूली शिक्षा ऐसी नहीं रह गई है जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता ही न पड़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूली पाठ्यक्रम वैसा नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है? आखिर हमारी स्कूली शिक्षा ऐसी क्यों नहीं हो सकती जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की शरण में न जाना पड़े? एक समय था जब छात्र बिना कोचिंग के ही मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर लेते थे। धीरे धीरे बिना कोचिंग ऐसा करना कठिन हो गया। शिक्षा क्षेत्र के नीति नियंताओं को इसकी तह तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आज तो स्थिति यह है कि सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग आवश्यक हो गई है। यही नहीं, अब तो प्राइमरी शिक्षा के दौरान भी छात्रों को ट्यूशन लेना पड़ता है। कोचिंग उद्योग ट्यूशन की संस्कृति का विस्तार ही है। जब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी तब यह कहा गया था कि इससे कोचिंग संस्कृति पर विराम लगेगा। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि यह अपेक्षा पूरी होती नहीं दिख रही है। इसका प्रमाण केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी दिशा निर्देश ही नहीं है बल्कि गली गली में खुलते जा रहे कोचिंग संस्थान भी हैं। यदि आज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी खामी है। यह समझा जाना चाहिए कि इस खामी को दूर करके ही कोचिंग संस्कृति पर कोई प्रभावी लगाम लगाई जा सकती है।
तेजी से बढ़ते कोचिंग संस्थान यही बता रहे हैं कि उनके रूप में एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था कायम हो गई है। हम सभी जानते हैं कि संविधान की मूल प्रति पर श्री राम के चित्र का अंकन है। चित्र में माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचने का दृश्य है। यह राम राज्य के सपनों को साकार करने के दृढ़ निश्चय और उनकी ओर प्रयाण की अभिव्यक्ति है। राम संविधान के पन्ने पर केवल प्रतीकात्मक रूप से ही चित्रित नहीं हैं, वह भारतीय संविधान की चेतना है। वह संविधान के आदर्शों में समाये हुए हैं। संविधान राजनीतिक सुशासन के सपनों का पथ प्रदर्शक है और विधायी मर्यादा का रक्षक भी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रभाव उसमें हर जगह दृष्टिगोचर होता है। राम का चित्र मूलभूत अधिकारों के अध्याय के पहले पृष्ठ पर है। लंबे संघर्ष के बाद देश के नागरिकों को आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला था। मौलिक अधिकारों के माध्यम से राम राज्य की परिकल्पना को स्वर मिला था। सभी नागरिकों को बराबरी का मौका मिला था। अनुच्छेद 14 के माध्यम से सभी तरह के भेदभावों से मुक्ति मिली थी। यह सुनिश्चित किया गया कि संविधान के सामने गरीब और अमीर, शक्तिशाली अथवा कमजोर सभी समान होंगे। अनुच्छेद 21 द्वारा सभी को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने और सरकार की गैरकानूनी दखलंदाजी से रक्षा का अधिकार मिला। यह चित्र इन सभी भावों का पूंजीभूत स्वरूप है। स्टॉप।